मैं अलका मिश्रा, ख्वाहिश फाउंडेशन के एक बेहद खास प्रोग्राम परवाज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये प्रोग्राम खास इसलिए भी है क्योंकि ख्वाहिश फाउंडेशन की नींव दिव्यांगों के साथ और उनके लिए काम करने के ख्वाब की ताबीर करने के लिए ही रखी गई थी। इस सिलसिले में हम पहले भी काफ़ी प्रोग्राम्स कर चुके हैं, जो ज़्यादातर जागरूकता से संबंधित थे। हमने जागरूकता अभियान इसलिए चलाया ताकि समाज के साथ ये लोग जुड़ सकें, समाज इनके रूबरू हो सके और देख सके ये भी हमसे किसी दर्जे कम नहीं है और ये समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ सके। तो आज के प्रोग्राम को भी हम इसी कड़ी से जोड़कर देख सकते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता दूं कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो मैं आज एक ऐसे परिवार से आपको मिलवाने वाली हूँ जिस परिवार में एक दिव्यांग बच्चे ने जन्म लिया और उसके माता पिता अपने ख्वाब के टूटन, सामाजिक उपेक्षाओं और उस बच्चे की परवरिश को लेकर ताउम्र संघर्षरत रहे, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तब ऐसे लोगों के लिए मैं गजलबाज साहब का एक शेर समर्पित करना चाहूँगी कि मेरे जुनू का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनू का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। तो आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलती हूँ आज गुजरात के शहर सूरत, जहाँ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं निसर्ग और उनकी माँ दीपिका। नमस्ते दीपिका जी, मैं अलका मिश्रा ख्वाहिश फाउंडेशन के परवाज़ प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और एक शेर आपको समर्पित करते हुए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहती हूँ कि जिन परों में उड़ान जिंदा है, जिन परों में उड़ान जिंदा है, उनमें एक आसमान जिंदा है। तो निश्चित रूप से आपने अपने नन्हे पंखों पर पूरे आसमान की उड़ान को थामा हुआ है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे निसर्ग और आपके रिलेशन की, और निसर्ग के जन्म से लेकर अभी तक के सफर की, आपके संघर्ष की और आपकी इस संघर्ष में यात्रा की जिसमें आपने बहुत सारे पड़ाव पार किए। तो आइए बात शुरू करते हैं। हम शुरुआत करते हैं निसर्ग के जन्म से। तो जब निसर्ग का जन्म हुआ तो आपकी और आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी उस वक्त? मैम, जैसे बच्चों के जन्म के टाइम पे हर परिवार में खुशहाली का माहौल होता है, जैसे मेरे परिवार में भी खुशहाली का माहौल था। वेरी गुड। और जैसे बेटा था, तो और तो खुशी की जैसे बात अभी भी वो है सब कि भाई बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, ऐसा ही खुशहाली का माहौल मेरे परिवार में भी था। फिर ये कब से, ये आइडेंटिफाई कब से हुआ कि निसर्ग को कोई समस्या है इस तरह की? मैम, निसर्ग का जन्म बिल्कुल ही तंदुरुस्त बच्चे की तरह हुआ था, तब उसको कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो 6 महीने के हुए तब उनको न्यूमोनिया हुआ था और उनके लिप्स और नेल पर्पल हो रहे थे। तो तब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बुलाया कि उनको हार्ट का कोई डिसीज हो सकता है। हालांकि उस टाइम पर सूरत में इतने सारे डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल थे, तो हमने उसका ईसीजी कराया, उससे पता चला कि उसको फैलोट है, जिसमें प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स हो जाता है, और ही वॉज ब्लू बेबी मैम, और उसको सर्जरी के बगैर वो क्योर नहीं हो सकता। फिर तो बहुत धक्का लगा होगा आपको कि इतना छोटा सा बच्चा। जी मैम, जी तो मैम। फिर उसके बाद फिर आपने क्या, मतलब इनका जो डेवलपमेंट था, माइलस्टोन्स जैसे बच्चा उठता है, बैठता है, चलता है, खड़ा होता है, तो वो सब क्या नॉर्मल थे? मतलब वो बिल्कुल एक आम बच्चे की तरह अपना समय पर सब कुछ हुआ इनका डेवलपमेंट? जी मैम, उसका बिल्कुल ही नॉर्मल ही डेवलपमेंट हुआ है, बिल्कुल भी डिलेड नहीं हुआ था उसका, क्योंकि उनको उस टाइम पे दूसरा जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम थे मैम, वो कोई भी नहीं, उनको सिर्फ हार्ट का प्रॉब्लम था। तो उनका जो प्रोग्रेस था, जो डेवलपमेंट था, वो बिल्कुल नॉर्मल ही रहा है। तो आप फिर इसके लिए कहाँ लेके गई उनको, हार्ट प्रॉब्लम के लिए? मैम, उसका एक सर्जरी हमने मुंबई हकीचंद दास में करवाया था, शंट रखा था उसका टेम्पररी,
और 1 साल में वो स्टंट जो उनका था वो फेल हो गया। फिर हमने मद्रास मेडिकल मिशन में उनका ओपन हार्ट सर्जरी हमने करवाया था जब वो कितने तीन बड़े साल के थे थे। तभी? ये 3 साल के? ओ माय 3 साल गॉड! के थे। तो कैसी रही वो सर्जरी? उसके बाद ये नॉर्मल हो गया क्या? मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं रह गई? जी नहीं, जी नहीं मैम, कुछ दूसरी दुनिया में हमें जाना था, तो सर्जरी तो मैम बहुत अच्छे से हो गई, लेकिन दूसरे दिन उनको बहुत फिट आई। और जैसे मैंने ये कहती हूँ कि दशा और दिशा दोनों उसी दिन से बदल गई थी मैम। और वो कोमा में चले गए थे 25 दिन तक। ओ किसी को माय भी गॉड! मीन्स उनको लेफ्ट साइड पूरा पैरालिसिस हो गया था उनको, और 25 दिन तक वो कोमा में रहे थे। तो वक़्त बहुत ही मुश्किल यकीनन गुज़रा होगा आप पर। और वो जब जी 25 दिन मैम, के जी। बाद फिर क्या वापस एकदम जैसे पहले थे वैसे ही हुए, या उसमें वक़्त लगा उनको रिकवर करने नहीं के मैम, लिए? नहीं मैम, नहीं मैम, ऊपर वाला ने तय किया था कि इसको अभी मैं कसौटी के पार उतार के ही रखूंगा। तो ना ही वो मुझे पहचान रहे थे, ना उसके पापा को, ना ही कोई रिलेटिव्स को पहचान रहे थे वो। और उनको जो पैरालिसिस था लेफ्ट साइड में, वो तो टेम्पररी था ऐसा डॉक्टर ने बताया था, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रहे थे, ना ही वो बोल रहे थे। और उसी कंडीशन में हम डिस्चार्ज लेके सूरत आए थे मैम। और 4 महीने के बाद धीरे धीरे उनकी याददाश्त वापस आने लगी, पहचानने लगे कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पापा है, ये मेरे सब दादा दादी वगैरह। तो काफ़ी कुछ इनको रिकवर करने के लिए कितना वक़्त लगा, और उसके बाद स्कूल कब भेजा आपने इनको पहली बार? और हाँ तब मैम, कैसा जब से अनुभव वो हुआ अच्छे आपका हो वो गए, स्कूल भेजने का? मैंने सोचा कि चलो एक एग्जाम खत्म हो गई है, अभी उनको अभी स्कूल में रखेंगे, तो मैं भी नॉर्मल माँ की तरह उसको 5 साल के मेरे बेटे को लेकर मैं नॉर्मल स्कूल में मैंने उसका दाखिला करवाया मैम, एडमिशन करवाया उसका। लेकिन वहां पर वो नर्सरी तक तो ठीक थे मैम, लेकिन जब वो जूनियर केजी में आए तब वो कोप नहीं कर पाए थे, उनका सिटिंग स्पान नहीं था। फिर भी टीचर ने बहुत मुझे सपोर्ट किया था, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने मुझे बुला के बैठाया और समझाया कि आपका बेटा ये स्कूल में नहीं चलेगा। तो अंदर से बहुत चीख निकली कि क्या ऐसा क्या है मेरे बेटे में कि ये स्कूल में नहीं चलेगा। दूसरे बच्चों की जैसा ही तो है वो, हाँ थोड़ा बैठता नहीं है, लेकिन आप उनको बिठाओ ऐसे। बेशक। तो टीचर ने बोला कि इन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल होता है। अलका मैम, तब मुझे स्पेशल स्कूल क्या है मुझे नहीं पता, और उन्होंने तो मना ही कर दिया कि आप कल से मत भेजिएगा, आप उसको स्पेशल स्कूल में ही रखे। फिर एक नया दौर चालू हुआ कि स्पेशल स्कूल क्या होता है। तब तो मोबाइल वगैरह नहीं था कि गूगल पे सर्च कर ले, ऐसा ही ढूंढते ढूंढते फिर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आते थे दिल्ली से, डॉक्टर दीपक रहेजा करके, इंटर्नशिप करने आए थे सिविल में। उन्होंने बताया कि श्रुति थी, अब तब हमारे जो स्कूल का नाम था वो श्रुति था, जो कलकत्ता की ब्रांच थी यहाँ पर, कि आप उनको वहां लेकर जाइए। और मैंने उस वहां लेकर उनको गई थी। तो जब स्पेशल स्कूल लेके गई अपने बच्चे को एक रेगुलर स्कूल से निकाल कर, तो वो पल बहुत परीक्षा की घड़ी थी आपके लिए। वो कैसा महसूस हो रहा था आपको वहां पर उनको ले जाते हुए? हाँ मैम, तब स्पेशल स्कूल मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि स्पेशल स्कूल कैसा है। मुझे ऐसा था कि कुछ ज्यादा ट्रीटमेंट उसको मिलेगी, अच्छे से उसको कुछ कराएंगे वहां पर, तो मैं वो स्कूल में लेके चली गई। लेकिन वहां पे दूसरे बच्चों को देखकर मैं भी दूसरी माँ की तरफ कंपैरिजन करने लगी कि नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मैं उनको यहाँ पे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने उसको समझाया था मुझे कि हम देखते हैं यहाँ पर कितना उसका हो सकता है, अभी उनका एडमिशन तो कराते हैं। और वहां पे उनका एडमिशन कराया था मैम, लेकिन मैं 1 साल तक स्कूल में नहीं गई थी, ना ही उसकी कोई मीटिंग में गई थी मैं, मतलब क्योंकि आप मैं नहीं एडजस्ट नहीं स्वीकारती थी कर कि पा रही थी उस नहीं मैम, सिचुएशन नहीं के मैम, ना साथ? ही मैंने उसको होमवर्क करवाया है कि मैं ऐसा वैसा होमवर्क उसको नहीं करवाऊंगी। आपने क्यों उसको वो स्कूल में रखा। मगर हस्बैंड पूरी लेकिन तरह कोऑपरेट कर रहे थे? उन्हें लग रहा था कि नहीं, हमारे बच्चे का हाँ भला उनको वहीं लग है? रहा था, उनको लग रहा था, क्योंकि मैं जाती ही नहीं थी और वो रेगुलर जाते थे, तो उनको पता था कि वो क्या करना है वहां पर, कैसे उसको ट्रीटमेंट देते हैं वो लोग, कैसे ट्रीट करते हैं बच्चे को। और ये स्कूल ही शायद निसर के लिए बेहतर होगा, वो ऐसा वो समझते थे, लेकिन मेरी समझ तब तक नहीं थी मैम। फिर आपको कब लगने लगा कि हाँ, ये स्कूल ही हाँ इसके लिए बेहतर होगा, वो इंसिडेंट? हाँ मैम, वो क्या होता है कि हमें लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ क्लिक होता है, ऊपर वाला कोई अंदेशा हमें दे देता है। एक बार ऐसे ही हम लोग काम से बाहर गए थे और निसर की भी छुट्टी का टाइम हो गया, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे वहां लाके खड़ा कर दिया स्कूल के बाहर। और जैसे निसर की छुट्टी में टाइम था और एक 15 साल के सिटी बच्चे की माँ उसको उठा के जा रही थी, और मेरे हस्बैंड ने जैसे नजरों से बोल दिया कि तेरा चल के तो आ रहा है। मैम तब से कुछ क्लिक हो गया अंदर। फिर मैंने मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, अभी मैं इसको ही मैं मुझे पहले मैं क्या बोलती हूँ कि स्वीकारना बहुत बड़ी बात है।
हाँ मैं ये उसको स्वीकार नहीं कर पा रही थी मैं। बिल्कुल सच, ये बात बिल्कुल पॉइंट नोट करने वाला है कि हाँ जब तक हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हाँ हाँ, स्वीकार मैंने करना एक्सेप्ट कर सबसे लिया पहला मैम। कदम है। बिल्कुल। हाँ मैम, एक्सेप्ट कर लिया मैंने कि नहीं, ये जो है मुझे उसको ही मोल्ड करना है, मुझे उसको ही तराशना है, मुझे उसको ही आगे लेके जाना है। तो क्लिक हो गया, तब से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा मैं उसके प्रोग्रेस के बारे में। ग्रेट। और मुझे लगता है आपके इतना क्लिक हुआ कि आपने अपने बच्चे के साथ दूसरे बच्चों को संभालने का भी जिम्मा ले लिया हाँ अपने मैम, सर मैं पे। वैसे ही, मैं वहां पे एनुअल फंक्शन था और मैं गई थी वहां पर मैं, और स्कूल के एनुअल फंक्शन में मैंने पार्ट लिया था मैंने, और वहां पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मुझे वही काम करना है, सेवा के भाव से ही गई थी मैम। और आज तो 20 साल हो गए एडमिन हूँ वहां पर। अरे बीच में मैंने वाह। स्पेशल बीएड भी कर लिया। ग्रेट और ग्रेट। मैम ऐसा बोल सकती हूँ कि मेरा और मेरे स्पेशल बच्चों का कंफर्ट जोन मीन्स हमारी स्कूल, मेरा खुद का भी कंफर्ट जोन वहीं पर है मैम, क्योंकि वहीं पर मुझे पूरा ऑक्सीजन मिलता है। आहा। क्या बात है, क्या बात है। मतलब इसे कहते हैं कि जिंदगी जीना, कि जहां पर हम खुद अपनी मुश्किलों से जूझ रहे थे और उन्हें संभालना बहुत मुश्किल लग रहा था, और वही मैम अपने। क्या होता है, जी हाँ। क्या होता है मैम कि कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं सोचते हैं, भगवान को नहीं कहते हैं कि आप मुझे स्पेशल बच्चा देना, कोई भी पेरेंट्स मांगते नहीं है। लेकिन मैम मैं ऐसा सोचती हूँ कि स्पेशल बच्चे ने तो पसंद किया है कि मैं इस माँ के पास ही जाऊंगा। यस बिल्कुल। तो मुझे लगता है ऊपर हाँ वाला हम, चुनता है आप लोगों को कि हाँ आपके अंदर ही हाँ वो मैम, धैर्य वी है, आर चूजन वो बाय गॉड, क्षमता वी है। आर चूजन हाँ बाय गॉड। या यस एग्जैक्टली। डेफिनेटली। क्योंकि शायद हाँ कमजोर लोग इतने संघर्ष को नहीं जी पाएंगे, वो कहीं ना कहीं टूट जाएंगे। तो शायद आप जैसे मजबूत लोगों को ऊपर वाले ने ही चुना है। बिल्कुल जी मैम। सच बात कही है आपने। अच्छा, और उसके बाद जो है, जैसे आपने जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे। एक बारी मैं जब आपसे काफी साल पहले, आई थिंक 2007 में मिली थी, तभी मेरी 2006 हाँ आपसे मिले थे हम लोग, हाँ। दोस्ती हो गई थी और बहुत अच्छा लगा था हम लोगों को एक दूसरे के साथ मिलके। ऐसा लगा था जैसे बहुत ही अपनत्व, और वो शायद आज तक जारी है हमारा सफर। भले ही हम यस बात ना मैम। करें, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे का रहता है, कनेक्ट होते रहते हैं। कनेक्ट होते रहते हैं। बिल्कुल। तो आपने जब निसर्ग छोटे थे तब आप वो वहां पर बाढ़ भी आई थी, है ना, हाँ सूरत में। 2006 में फ्लड आया था। हाँ जी, हाँ जी। तो उस हम्म। वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी आप। तो जी किस मैम, तरह पूरा आपने, सूरत डूब रहा था। हाँ हाँ, तो आपका उसमें से पूरा मेरा घर। घर और मेरे हस्बैंड की दुकान भी थी, हाँ जी मैम। ओ माय गॉड। और उस वक्त आपके हस्बैंड का भी मानसिक संतुलन बिगड़ गया था इतना हाँ अपना। मैम, वो थोड़ा डिप्रेस हो गए थे कि अब क्या करेंगे, क्योंकि सारी नई शुरुआत थी वापस, हम्म, सब कुछ बह अब गया था पानी में। बच गए थे मेरे दो बच्चे और हम दो, तो एक नई शुरुआत वापस थी मैम तब। और तब आपने एक स्टेप लिया था आगे आकर कि नहीं, अब मुझे पूरे परिवार को संभालना है। हाँ और मैम। क्या क्या किया था आपने उस वक्त, मुझे अभी भी याद है, आपने बताया था आप उस वक्त टिफिन सर्विस देना शुरू किया था आपने, ताकि मैं जी अपने मैम। परिवार के लिए रोटी पानी का इंतजाम हो सके। और जी उसके मैम। अलावा आप बहुत खूबसूरत थी और बहुत अच्छा गुजराती भी बोलती थी। तो आपको एज ए न्यूज रीडर भी आप काम कर रही थी लोकल 5 साल मैंने चैनल में। काम किया था एज अ न्यूज रीडर। और फिर उसके बाद शायद आपने वो स्कूल ज्वाइन किया स्पेशल वाला, है ना, हाँ जब मैम, आप। 2001 से ही मैं स्कूल में हूँ। ग्रेट। 2001 से मैं स्कूल में जुड़ी हुई हूँ। आज मुझे 20 साल हो गए वहां पर। ग्रेट। बहुत अच्छे। हम्म। अच्छा, जब ये निसर्ग छोटे थे तब इनका रूटीन कैसा होता था? आपने कैसे उस वक्त से लेकर, जब शायद निसर्ग को टॉयलेट ट्रेनिंग भी नहीं थी उनकी, उनको टॉयलेट भी करवाने के लिए आपको जाना पड़ता होगा, वहां से आज तक की जर्नी, आज तक का सफर कैसा रहा? किन किन पड़ावों से होकर आ, गुजरा, वो मैं जानना चाहूंगी। हाँ मैम, जब तक निसर्ग 7 साल के थे तब तक तो मेरे मन में बहुत ही सिर्फ ममता ही थी। अभी भी ममता है, लेकिन तब क्या मैं उनको बिगाड़ रही थी, जैसे उनका सारा काम खुद कर रही थी। जैसे उनको नहला देना, खिला देना, हाथों से खिला देती थी कि मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा। फिर जैसे टॉयलेट में साफ कर लेती थी, फिर पता नहीं वापस एक क्लिक हो गई कि ये मैं कब तक करूंगी, मेरी लाइफ का कोई भरोसा तो है नहीं। भगवान ने मुझे ऐसा तो नहीं बोला कि आपका स्पेशल बच्चा है तो आप 100 साल जियोगे। और फिर मैंने सोचा ऐसे कि नहीं, उनको इंडिपेंडेंट तो मुझे बनाना ही है। फिर मैंने उनको टॉयलेट ट्रेनिंग मैंने उनको देना स्टार्ट किया था, हालांकि मुझे टाइम लगा था, लेकिन मैम बहुत जल्दी सीख गए थे वो। और जैसे गिराते थे, लेकिन फिर भी उनको खुद खुद का काम खुद करना है। और आज निसर्ग बहुत ही वेल डिसिप्लिन है, मीन्स तो अपना काम अभी। खुद करते हैं, अपनी दवाई बवाई खुद लेते हैं वो, अपने साफ वाओ। सुथरा मीन्स कपड़े में हैंडसम बॉय है वो, बहुत ही हाँ अच्छे वो तो से दिख रहते रहा हैं। है। उनको मोबाइल चाहिए
पर्स चाहिए उनको, घड़ी देखना आता है तो घड़ी के बगैर उनका जीवन चलता नहीं है। क्या बात है। और अपने आप हाँ मैम, उठते भी हैं, मतलब सो के आपको जगाना नहीं पड़ता उनको, है ना? मेंटल क्लॉक, हाँ मैम, मैं कभी नहीं जगाती हूँ उनको, वो 5:30 बजे उठ के मुझे उठाते हैं। वाओ, ग्रेट। हाँ जिसे हाँ, कहते हैं पेरेंटिंग ट्रेनिंग। तो डेफिनेटली यस मैम, आपने ट्रेनिंग बहुत वही। मेहनत, इसके पीछे आपकी मेहनत है बहुत ज्यादा। और अभी क्या आपने बताया था शायद ये स्कूल में आपके जहाँ पर आप जॉब करती हैं वहां पर ये भी इनको भी जॉब मिली हुई है? जी 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 जी, हमारे हमारी जो संस्था है मैम, वहाँ पे हमारे 250 बच्चे हैं, उसमें से जो हमारे 70 बच्चे हैं इनका वर्कशॉप है, अच्छा, ओके। रिहेब सेंटर जैसे बोल सकते हैं हाँ मैम। जी, हाँ तो जी। अलग अलग यूनिट में बच्चे काम करते हैं। तो हम्म, निसर्ग जो है वो 5 यूनिट में काम करते हैं, उनकी क्षमता वहां पर है तो वो वहां काम करते हैं, और जिनका उनको सालाना उनको 10-12 हजार स्टाइपेंड भी मिलता क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत है। जी अच्छी मैम, हमारी संस्था संस्था है। में जो बच्चे काम करते हैं वो प्रॉफिट बच्चों को ही मिलता है, तो वो वाह। आत्मनिर्भर है, डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, जैसे आपने इनके भविष्य के बारे में कुछ, जैसे आपके मन में ख्याल आता होगा कि आपके बाद इनका क्या, तो कुछ ऐसा, कुछ प्लानिंग, कुछ ऐसा वहां पे, जब क्योंकि मुझे लगता है गुजरात बहुत ज्यादा अपडेट रहता है इन सब चीजों में, बहुत जल्दी एडाप्ट कर लेता है नई नई चीजों को। तो कुछ ऐसा वहां पर प्लानिंग चल रही है, या आपके दिमाग में कभी ऐसे सवाल उठते हैं, उसके बारे में आपने कभी कुछ सोचा, तो कुछ बताना चाहेंगे? हाँ मैम, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि कुछ फिक्स डिपॉजिट करके जाएंगे तो हमारा बच्चा समझ जाएगा। मैं कुछ अलग सोचती हूँ मैम, मैं ऐसा सोचती हूँ कि इन बच्चों का एक घर होना चाहिए। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे बच्चों को भी उम्र बढ़ती है मैम, बेशक। और बच्चों की उम्र के हिसाब से मीन्स हमारी क्षमता घटती है, उनकी क्षमता बढ़ती है फिजिकल। तो ऐसा होना चाहिए मैम कि इनका एक घर होना चाहिए जब माँ बाप के बगैर, माँ बाप नहीं रहे, तो वहाँ वो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट भी अच्छे से रहे, और वो कुछ ना कुछ वोकेशनल काम करके अपनी बाकी की जिंदगी वो मीन्स अच्छे से वो वहां पे बसर करें। तो ये घर इनका जैसे ओल्ड एज होम बोल सकते हैं, तो वो इन बच्चों का होना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि मैंने भी, चूंकि मैं भी इस फील्ड से जुड़ी रही हूँ, मैंने भी सालों इस तरह के बच्चों के साथ काम किया है, उनके पेरेंट्स से मिली हूँ। तो बस हर जगह मुझे उन पेरेंट्स का यही दर्द महसूस हुआ, उनकी उनकी ये फिक्र महसूस हुई कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। तो पता नहीं क्यों तब से मुझे लगता था कि कोई एक ऐसा घर हो जहां पर ये सारे एक साथ रहें और एक साथ यस, काम करने के लिए जाएं। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात आपने कही, तो वो मुझे होना लगता चाहिए है। मैम, उनका घर हाँ, होना चाहिए जी जी, तो कि मुझे जहाँ वो लगता है। मीन्स अच्छे से अपनी दुनिया उनकी है वहां पर। जी मैम जी पांच जी। लाख रुपए बैंक में रखे हमारे बच्चों को पता नहीं चलता है कि हम्म। उसका कैसे मैनेजमेंट करना है, क्योंकि मेंटल बेशक। मैथमेटिक्स होती है, मैथमेटिक्स में हमारे बच्चे मैम नहीं कर पाते हैं, आपको पता है मैम, आप खुद स्पेशल हाँ, एजुकेटर है। क्योंकि सबसे तो ज्यादा मुश्किल मैम हमारे ये इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चों के साथ ही पैसे आती है। गिन लेंगे मैम, वो पैसे मीन्स देख लेंगे कि 50 का नोट का 100 का नोट है, लेकिन मैम वो अपना वो जो करना है वो मैम नहीं कर पाएंगे। तो उससे अच्छा है कि एक ऐसा घर होना चाहिए कि जहाँ पैसे मायने नहीं रखते हैं, जहाँ उनका केयर टेकर हो। और मैम क्या है कि हमारे बच्चों के लिए तो हमेशा केयर टेकर की जरूरत रहती ही है, तो ऐसी एक संस्था होनी चाहिए, ऐसा एक घर होना चाहिए बच्चों का कि वो बाकी की जिंदगी बहुत अच्छे से वहां पर बसर करें। हाँ, क्योंकि देखिए, बाकी डिसेबिलिटीज के लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में जाके सरवाइव कर लेते हैं, यस मैम, लेकिन जो यस मैम, इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चे हैं या लोग हैं, उनके लिए सरवाइव करना, अकेले सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। और पॉसिबल मुझे ही नहीं लगता है मैम, है, पॉसिबल ही हाँ, नहीं और है। मुझे लगता है कि जो सिबलिंग भी होते हैं, भाई बहन होते हैं, तो वो हो सकता है बहुत समझदार हों, उन्हें सपोर्ट भी करना चाहें, बट कई दफा उनकी अपनी भी फैमिली होती है, तो वो कई बार मैम उन पे मजबूर बोझ हो नहीं, जाते हैं। हमारे बच्चे उनको बोझ नहीं लगना चाहिए, बेशक। उनकी नहीं, अपनी की खुद की लाइफ है मैम। हो सकता है उनको बोझ ना भी लगे, मगर उनका जो हाँ, स्पाउस होगा या उनकी फैमिली होगी वो उनको उनको तो लगेगा मैम। हाँ, एक्सेप्ट करे या ना करे, तो वो एक बहुत बहुत सवाल बहुत हमें। मीन्स, हाँ ये बहुत बड़ा प्रश्न है मैम। हम्म, तो बिल्कुल हमें कुछ ना कुछ किसके लिए ऐसा घर होना सोचना चाहिए, होगा, हाँ और ये डेफिनेटली। पेरेंट्स को ही सोचना है मैम, पेरेंट्स को ही सोचना है ये। इसके लिए बिल्कुल, बेशक, ये चलना चाहिए अब हाँ एक मुहिम जैसी, कि जहाँ पे कुछ पेरेंट्स मिलके कुछ ना कुछ इस विचारधारा पे काम करें, ताकि आने वाले जी वक्त जी में जी, इनके लिए ऐसे घर बन सके जहाँ पर ये बहुत अच्छे से इंडिपेंडेंटली रह रह सकें, सकते हैं। कोई इनको टॉर्चर हाँ, करने वाला ना हो, कोई इनको बोझ ना हो, समझने हाँ, वाला ना हो, और माँ बाप की आत्मा को भी एग्जैक्टली। सुकून मिले कि हाँ, हमारे बाद भी हमारे बच्चे। और मुझे लगता है ये काम उनके जीते जी हो जाना चाहिए।
जीते जी होना चाहिए ताकि वो देख मैम। सके कि हॉस्टल हाँ। सब बनाने में पड़े हैं, सबको हॉस्टल बनानी है, सबको एनजीओ बनानी है मैम, वो तो बहुत सारे हैं हाँ मैम। घर हाँ, नहीं है, घर बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और एक बात बताइए दीपिका जी, निश्चित रूप से निसर्ग की बहन जो है, सच्ची नाम है, शची नाम है, हाँ। सच्ची, वो भी बहुत हेल्पफुल होती होंगी निसर्ग के लिए। निसर्ग के साथ कैसा रिश्ता है उनका? मैम दोनों में, मेरे दोनों बच्चों में 11 साल का डिफरेंस है। ओके। निसर्ग मूड डिसऑर्डर पर्सनालिटी है उनको, तो वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते थे शची को। हम्म। बहुत मार पिटाई हुई है शची की पहले। जैसे जैसे शची बड़ी होने लगी, वैसे वैसे उन दोनों में कन्वर्सेशन बढ़ने लगा और समझने लगे कि ये मेरी सिस्टर है। शची उनको हेल्प करती है छोटी छोटी बातों में, उनका ध्यान रखती है। तब उनके बाद अभी तो बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। हाँ, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं दीपिका जी, ये खाली निसर्ग का सवाल नहीं है, निसर्ग का किस्सा नहीं है। किसी भी परिवार में, चाहे वो नॉर्मल बच्चे भी होते हैं, तो जब 11 साल के बाद कोई दूसरा बच्चा आता है छोटा, तो वो उसको तो एक्सेप्ट करने में स्वीकार में ऐसे ही, हाँ ऐसे ही टेंट्रम दिखाते हैं, उसको नहीं एक्सेप्ट रहता है, करते। रहता है। तो ये हाँ, ऐसा नहीं कि हमारा लेकिन मैं, स्पेशल बच्चा था तो इसलिए ऐसा हुआ, वो हर परिवार में जी होता मैम, है। तो लेकिन मैंने मीन्स बहुत टाइम पहले से ही मैंने दोनों को अकेला छोड़ना चालू कर दिया था। मार पिटाई करो, कुछ भी करो, आपको दोनों को अकेला रहना है। मैं कुछ बोलती नहीं थी, मैं सिर्फ देखती थी, ऑब्जर्व करती थी कि मैं 1 घंटा बाहर जाके आती हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो अच्छे से रहने लगे। फिर मैंने वो टाइम बढ़ा दिया। अभी तो मैं जॉब पे जाती हूँ तो दोनों को अकेला ही घर पे छोड़ के जाती हूँ, और अच्छे से रहते हैं। शची उसको अच्छे से खाना बना के खिला देती है और बहुत केयर करती अच्छा, तो आपको लगता है कि आपने जो स्पेशल एजुकेशन में बीएड किया, उसने बहुत हेल्प की है। जी। आपको इनको समझने के लिए और अच्छे से मैनेज करने के लिए, और खास करके में भी नहीं आपने मैम, जॉब। डिग्री मायने नहीं रखती है मैम। डिग्री मायने नहीं रखती है। मेरा एक्सपीरियंस जो है इन बच्चों के साथ काम करने का। हाँ डिग्री तो हाँ। मैम एक ठीक है, डिग्री लेनी है इसकी वजह से, लेकिन मैम प्रैक्टिकल वर्क जो होता है वही मायने रखता है। बिल्कुल। अच्छा, कई पेरेंट्स पूरी उम्र एक ट्रॉमा में रहते हैं, एक ट्रॉमा से गुजरते हैं, पूरे उम्र एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं अपनी सिचुएशन को कि उनको ईश्वर ने एक ऐसे बच्चे को क्यों दिया, उनके साथ ही ऐसा क्यों। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे कि वो किस हाँ, तरह कभी इससे कभी बाहर मुझे भी आए? ऐसा होता। हाँ, कभी कभी एक टाइम था जब मुझे भी लगता था कि भगवान मुझे ही क्यों। अभी मैं बोल रही हूँ कि थैंक यू भगवान कि तूने मुझे पसंद किया, तो ये, क्योंकि मैम उसके संग मैं रियल लाइफ जीती हूँ मैम, फेक लाइफ नहीं जीती। मेरी बहुत छोटी सी दुनिया है जहाँ पे मैं जीती हूँ, जहाँ पे मीन्स मेरी आइडेंटिटी है जो है मैम, वो मेरा बच्चा है। आज मैं आपके सामने हूँ तो वो भी मैं निसर्ग के जरिए हूँ, वरना आप मुझे क्या थोड़ी जानते। बात है, कितनी बड़ी बात कह दी। लोग कहते हैं कि मेरी हाँ, पहचान मेरा बेटा है मैम, मेरी बिल्कुल। पहचान मेरा बेटा है। हाँ, हम हमेशा एक सोसाइटी के बनाए हुए नॉर्म्स, उनके चश्मे से लोगों चीजों को देखते हैं, तो शायद हमें ये हाँ एबनॉर्मल और नॉर्मल चीजें समझ आती हैं। मैम, डिसेबिलिटी जो है वो सोसाइटी में है मैम, डिसेबिलिटी सोसाइटी में है। हमारे बच्चों में मैम बहुत सारी एबिलिटीज है। वो एबिलिटीज बिल्कुल। को हम एक बार देखना चालू करेंगे तो हमें डिसेबिलिटी कहीं नजर नहीं आती है। जी मैं हाँ, तो अपने बिल्कुल। आप में झांकती हूँ कि मेरे में कितनी सारी डिसेबिलिटीज है। मैं इसीलिए अपने हम आप को लोग नॉर्मल नहीं कहती हूँ कभी भी। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि दे आर डिफरेंटली एबल्ड, है ना। यस। तो हमें उनकी डिफरेंट और जो मैम, एबिलिटी है उसको पहचानने की जरूरत है। अगर वो स्पेशल बच्चा है तो उसने मुझे स्पेशल माँ का रूप दिया है ना, तो मैं तो हाँ। अपने आप में बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं स्पेशल माँ हूँ। यू आर सच अ नाइस पर्सन। और थैंक यू मैम। सची यहाँ पर है क्या कि जी चली जी, गई? है। शची निसर की बहन है छोटी, और अभी नमस्ते। 10th। नमस्ते बेटा। आपने 10th पास कर लिया अभी? हाँ। यस। ओके। तो कैसा लगता है भाई के साथ? भाई के साथ एडजस्टमेंट में दिक्कत होती है या आराम से खुद नहीं, मिल? मतलब छोटी थी तब दिक्कत होती थी, तब इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, पर धीरे धीरे बड़ी होती गई। मेरे और मेरे भाई के बीच में कन्वर्सेशन होता गया, बॉन्डिंग होता गया, तब से लगने लगा कि आई एम द लकीस्ट गर्ल दैट आई हैव दिस ब्रदर। वाओ। ग्रेट। एक ग्रेट मम्मा की ग्रेट बेटी, हाँ। तो अभी आपको क्या लगता है कि निसर को आपकी कहाँ तक जरूरत पड़ने वाली है? मतलब जब तक मेरे भाई को मेरी जरूरत है, मैं तब तक मेरे भाई के साथ हूँ। गुड। आप हमेशा, मुझे पता है आपकी बातों से लग रहा है कि आप हमेशा अपने भाई का ख्याल रखने वाली हैं। थैंक यू शची। थैंक यू। निसर्ग, निसर्ग है वहां पर? सर बोला।
अभी निसर्ग का मूड कैसा है? हाय निसर्ग। अभी तो मूड अच्छा है। अच्छा निसर्ग गाना गाते हैं क्या? नहीं। नहीं, तो क्या करते हैं? निसर्ग को क्या सबसे ज्यादा पसंद है? निसर्ग को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, स्कूल में बच्चों के साथ स्कूल जाना बहुत पसंद है उसको। अच्छा, इन लोगों के एक स्पोर्ट्स होते हैं स्पेशल ओलंपिक्स, जहाँ पर हमारी भी मुलाकात हुई थी, तो निसर्ग क्या पार्टिसिपेट करते हैं उसमें? हाँ मैम, निसर्ग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन निसर्ग का क्या है मैम कि बहुत टाइम के बाद मुझे पता चला जब वो 14 साल के थे कि उनको लेफ्ट आई में विजन नहीं रहा है। ओह माय गॉड। तो हाँ मैम, मुझे नहीं पता था पहले, मुझे जब वो 14-15 साल के हुए तब धीरे धीरे पता चलने लगा कि उनको लेफ्ट आई में बिल्कुल भी विजन नहीं है। तो वो जो स्पेशल ओलंपिक की जो जो बोची गेम है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन मैं उनको आगे नहीं भेजती हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की उनको जाने देती हाँ, क्योंकि वो नहीं आप भेज सकते हैं किसी के ऊपर रिलाई हूँ। करके, हाँ ज्यादा हाँ हाँ हाँ। और फिर फिट्स ऐसा भी नहीं है आते मैम, बहुत हैं। केयर होती है मैम, फिर भी वो खुद नहीं जाते हैं तो मैं उनको नहीं भेजती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरा बेटा है तो वो आगे जाना ही चाहिए, वो खुश है जहां तक उसका लिमिटेशन है, तब हाँ, तक वहां मेन तक मैं भी मेन खुश हमें हूँ मैम। उनके कंफर्ट जोन में रहते हुए, उनको रखते हाँ मैम, हुए, हाँ। हम जितना ज्यादा वो उनके। वो खुश रहे, उसकी खुशी जहाँ है बस बहुत हो गया मेरे लिए मैम। मैं उस पर प्रेशर नहीं डालती हूँ कोई चाहता कि आपको ये करना ही है, आपको ये करना है, मुझे किसी को दिखाना नहीं है मैम। क्या बात है। जैसे नॉर्मली जो हम नॉर्मल बच्चों के पेरेंट्स, सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, हमेशा कंपटीशन के लिए ही अपने बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं कि एक अपने वक्त स्पेशल ऐसा बच्चों आता के है। लिए भी ऐसा होता है मैम, मैंने अच्छा, देखा है मैंने। ओके, तो ये डिपेंड करता है पेरेंट टू पेरेंट। नहीं नहीं, मुझे मेरे बच्चे के लिमिटेशंस पता है मैम, हाँ, मैं उसको अंडर लगता है। एस्टिमेट नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे उसके लिमिटेशन पता है। मुझे पता है कि वो क्या कर सकता है, कहाँ तक कर सकता है, और मैं स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ाती हूँ। ओवरनाइट मैम कुछ भी चमत्कार नहीं होता। तो आप अब ये मतलब मुझे लगता है आज की बातचीत का हम यहाँ पर अंत करेंगे, और उसके पहले मैं ये चाहूंगी कि आपके जैसे ही प्यारे प्यारे स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगी? हाँ, मैं पेरेंट्स को यही बोलूंगी कि हमें भी सपने देखने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि हम हमारे बच्चों के लिए सपने नहीं देख सकते हैं, हमें भी पूरा अधिकार है, लेकिन अपने बच्चों की लिमिटेशंस को ध्यान में रख के हमें सपना देखना है कि हमारा बच्चा कहाँ तक आगे जा सकता है। और अगर भगवान ने हमें ये बच्चा दिया है तो बहुत कुछ सोच समझ के दिया होगा, क्यों बाजू वाले के नहीं है, क्यों हमें क्यों चुना है, तो इसके लिए भी बहुत बड़ा मकसद ऊपर वाले का होता है। तो ये तो एक चुनौती है, और हमारा बच्चा है, तो जैसा भी हो उस हमें उस वहां तक तो उसको खड़ा करना है कि वो मीन्स किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, छोटी छोटी बातों के लिए उसको किसी की जरूरत ना पड़े, इतना तो हम कर सकते हैं। और मगर बहुत अगर कुछ बहुत कुछ मगर सीखते दीपिका हैं ये जी, बच्चे। मगर दीपिका जी, आप जैसे इस फील्ड में काम करती हैं, तो मान लीजिए आपके बच्चे की उतनी क्षमता थी कि आपने उसको इतना डिपेंडेंट बना दिया, सेल्फ डिपेंड बना दिया कि वो अपने काम खुद कर लेता है, लेकिन कई ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनकी आईक्यू या जिनका पोटेंशियल इनसे कम होता है, उनकी क्षमता इनसे कम होती है, तो उन पेरेंट्स के लिए भी फिर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम मैंने बोला ना, पहला स्वीकार बहुत बड़ी बात है। बच्चे के लिमिटेशन को हमने एक बार स्वीकार कर लिया। और मैम ऐसा नहीं है, आईक्यू की बात करते हैं हम, हमेशा बोलते हैं कि बच्चा समझता नहीं है, समझता नहीं, ऐसा नहीं है मैम, हम समझते नहीं है अपने बच्चों को। तो सबसे बहुत पहले। सारे आईज से बात करते हैं, आई कांटेक्ट से बात करते हैं, आंखों से बात करते हैं बच्चे। मैम हमारे यहाँ 4 कैटेगरी के बच्चे आते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, सारे बच्चे आते हैं हमारे लिए, सारे बच्चे सेम है मैम। और मैं नहीं मानती कि बच्चे समझते नहीं है, हमें उनको समझना चाहिए, हमें थोड़ा सा ध्यान देके तो हम जान सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके दीपिका। ऐसा लगता है कि मतलब वाकई मैं बहुत सालों से इस फील्ड को मैंने उस तरह से छोड़ा हुआ था कि मैं स्कूल में किसी में काम नहीं कर रही थी, मगर हाँ, बीच बीच में स्पेशल ओलंपिक्स के द्वारा बच्चों से मिलती जुलती रहती थी। तो मुझे लगता है आपसे बात करके वापस से ताजगी महसूस हो रही है कि नहीं, अभी बहुत कुछ हो रहा है, और खास करके जब आप जैसे पेरेंट हो जो अपने बच्चे के साथ दूसरे बच्चों का भी ख्याल रखने का बीड़ा उठा लें, तो मुझे लगता है इससे बेहतर कोई और बात हो नहीं सकती। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जी बताएं। मैं एक बात कहना जी चाहूंगी मैम जी कि जी, स्वागत। सारे पेरेंट्स को बोलूंगी, जो भी मुझे देख रहा है उनको बोलूंगी कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत बड़े मैसेंजर है, इस धरती पे बहुत बड़े मैसेंजर है।
और जो रियल आर्टिस्ट बोलते हैं वो ये हमारे बच्चे हैं, क्योंकि उनको कुछ दिखावा नहीं करना है, उनको समाज को कुछ दिखाना नहीं है, वो जैसे भी हैं अपने आप में मस्त रहते हैं। तो एक्चुअली तो हमें बहुत कुछ सीखना है उनसे। हम हाँ, दिखावे की हाँ, जिंदगी, दोहरी बिल्कुल। जिंदगी जीते रहते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग जैसा या होता है। लेकिन हमारे बिल्कुल सच कहा हमारे आपने। बच्चे जो है वो हमें बहुत बड़ा मैसेज देते हैं, और हम ऊपर वाले की बहुत सारी मेहरबानी है कि हम लोग ये रियल एंजल्स के साथ हमको रहने का मौका मिला। वेरी नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका। थैंक यू नमस्ते। थैंक यू अलका जी, आपने मुझे इसके लिए पसंद किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।